वेलकम एस्पिरेंट्स। यूपीएससी का पेपर 1 खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है 2025 का। और अगर ओवरऑल मैं इसका एक एनालिसिस करूं कि कैसा पेपर था, किस तरीके से क्वेश्चंस आए, तो मैं एक वर्ड में अगर कहूं तो प्राइमा फेसिया ये मुझे एक टफ पेपर लग रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात हुई है, सभी का जो है मॉडरेट टू टफ उन सभी को लग रहा है। उसी की तरह मुझे भी ऐसा कुछ महसूस होता है कि ये जो है पेपर थोड़ा टफ था पिछले पेपर्स के मुकाबले। फाइन, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि कैसा था ये पेपर, आपको कैसा लगा, आसान था या फिर काफी मुश्किल लगा। प्लस क्वेश्चंस उन लोगों को, स्टूडेंट्स को फायदा जरूर हुआ होगा जिन्होंने पीवाईक्यूज लगातार किए हैं, पूरा साल पीवाईक्यूज के साथ मेहनत की है, क्योंकि लगभग 20 से 30% क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो पीवाईक्यूज को ही घुमा के फिरा के इधर उधर करके जो है पूछे गए थे। प्लस कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आपके स्ट्रेट हिट, मतलब अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है और थोड़ी सी भी आप नॉलेज रखते हैं दुनिया की, दीन की, कुछ न्यूज चैनल्स आपने देखे हो या फिर कुछ वैसा भी हो, तो भी ओवरऑल आप कर सकते हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन तो स्ट्रेट जो है आपके एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी जिसका नाम था प्रयास, अगर आपने प्रयास ज्वाइन की होगी या की थी या फिर आपने कहीं भी ज्वाइन ना करे बगैर भी अगर आपने वो क्वेश्चंस किए हो, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि 40% पेपर जो है लगभग डायरेक्ट हिट था इस यूपीएससी 2025 का। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूं एक एनालिसिस, और उसके बाद जो है मेरे कलीग्स भी इसको कवर करेंगे। एक छोटा सा जो एनालिसिस है वो यही है कि हम लोग एक बार जल्दी से देख लेंगे कि क्या इनके जो है ऑप्शंस के आंसर हो सकते हैं फिलहाल, ठीक है। और शाम तक आते आते जो है आपका कीज भी रिलीज हो जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स: फुल बैटरी व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। And the question is कि how many of the above are considered as alternative power train vehicles। देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि alternative power train vehicles होते क्या हैं, और ये जो पहले फ्यूल सेल्स है, फुल हाइड्रोजन सेल्स है, इसके ऊपर लगातार पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी इसको बनाया गया है, इस बार कुछ अलग सा पूछा गया है। ऐसे ही बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हुई हैं जो पहले भी क्वेश्चंस आ चुके थे, लेकिन हर उसके अंदर कुछ ना कोई ट्विस्ट है, कोई ट्रिक है, और स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर पेपर में। तो पावर ट्रेन व्हीकल्स का मतलब है कि वो व्हीकल्स जिन्हें इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की जरूरत नहीं है। दैट मींस वो व्हीकल्स जो डीजल या फिर पेट्रोल के ऊपर नहीं चलते। तो वही पूछा है कि इनमें से कौन होंगे वो। फर्स्ट इज फुल्ली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑब्वियसली जिस व्हीकल के अंदर पूरी की पूरी बैटरी लगी हुई है उसके अंदर तो किसी तरीके का इंटरनल कंबस्शन इंजन होने की कोई संभावना है ही नहीं। तो फर्स्ट आपका जो है ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स के अंदर ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही एज अ फ्यूल यूज होता है ताकि पावर जनरेट की जा सके, और उस वही एकमात्र जो है फ्यूल उसके अंदर यूज होता है। थर्ड इज द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजन और बैटरी दोनों का, उसी को हम हाइब्रिड व्हीकल्स बोलते हैं। तो इसमें भी इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि किसी भी तरीके का पेट्रोल या फिर डीजल का कोई इसमें यूज नहीं होता। तो अगर स्टेटमेंट्स की बात करूं तो कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी इसके अकॉर्डिंग? आपकी तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हो जाएंगी। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स? ये ऑल्टरनेटिव हैं पावर ट्रेन व्हीकल्स के। पावर ट्रेन व्हीकल्स वो होते हैं जिन्हें इंटरनल कंबस्शन इंजन के ऊपर रिलाय नहीं करते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन जो है विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसी तरीके से पेयरिंग को बताना है कि कौन सा सही है, कौन सी गलत है, कौन सा ठीक है। तो फर्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिन्हें ड्रोन भी बोल सकते हैं आप, जिसमें कोई व्यक्ति ना बैठा हो और हवा में जो है चल रहे हो, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। जी नहीं, सभी के सभी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे यूएवीज, ऐसे ड्रोन्स हैं जो वर्टिकली लैंड नहीं करते किसी भी सरफेस के ऊपर। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग। जी नहीं, ऑटोमेटेड हॉवरिंग करना भी हर किसी ड्रोन, हर किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बस की बात नहीं है। स्पेशल आपके मल्टी रोटर्स वगैरह होने चाहिए उसमें, तभी वो ऑटोमेटेड हॉवरिंग कर सकता है। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी यूएवीज हैं जिनके अंदर जो है फ्यूल लगाया जाता है, बैटरी से जो है वो रन नहीं होते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स ही जो है आपकी गलत है। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो ऑप्शन आएगा आपका डी, दैट इज नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा अगर इसमें लॉजिक भी लगाया जाता तो आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट इज ये थर्ड क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। और ट्रिकी क्यों है? क्योंकि लगातार बुक्स में हम लिथियम के बारे में पढ़ते रहते हैं। लिथियम कहां मिल रहा है? जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर डिस्कवरी हुई है। अमेरिका की ग्रेट स्लेव में भी कुछ लिथियम मिला है। लिथियम और कहां मिल सकता है? साल्ट डिपॉजिट्स के आसपास मिल सकता है, ओशन में मिल सकता है। ये सब हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसको कभी कभी लिंक नहीं किया है, और बहुत सी उसमें लिंक नहीं किया है हमने कि लिथियम कैथोड होगा, एनोड होगा। तो इस तरीके से जो है इसमें ट्रैप हो गए हैं स्टूडेंट्स भी कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरीज होती है उसके अंदर एलिमेंट्स का क्या है रोल, वो देखिए। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल। हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजली मेक अप द बैटरी कैथोड्स। देखिए बैटरी कैथोड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जो कैथोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और जो एनोड है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो अगर किसी ने ये चीज पे ध्यान दिया होगा तो वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, एल्स इस क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इसको ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो है क्या? उसमें आप देखेंगे तो ग्रेफाइट जो है आपका ये कैथोड नहीं है, इनफैक्ट ये एनोड है। बाकी सब ये तीनों जो है आपके ये कैथोड है। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजली मेक अप द बैटरी कैथोड्स? कोबाल्ट, लिथियम एंड निकल, यानी कि 3, ओनली 3। फाइन, आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इधर ये रहा। देखिए ये भी एक बार फिर से जो है जनरलाइज्ड स्टेटमेंट जैसा दिखने वाला क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसमें भी काफी गहराई है। हर इंसान, हर स्टूडेंट ये नहीं बता पाएगा, बिकॉज बहुत अप्लाइड पेपर आ गया है इस बार, और अप्लाइड पेपर जब भी आता है तब से जो है मुश्किल जरूर बढ़ जाती है स्टूडेंट्स की। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग: सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, एंड हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन द प्लास्टिक। सिगरेट बट्स, सिगरेट जो आपने देखी होगी, और ऐसा अगर सिगरेट होता है तो उसके नीचे यहां पे ऑरेंज टाइप का जो होता है इसके अंदर फिल्टर होता है। ठीक है, वो जो सिगरेट बट होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज कंटेन्स द प्लास्टिक। फाइन, अदर इज आई ग्लास लेंसेज। आई ग्लास लेंसेज जो भी बनते हैं उसके अंदर भी प्लास्टिक बना होता है। और कार टायर्स के अंदर भी पॉलीमर वगैरह हैं जिसकी लेयरिंग चढ़ाई जाती है टायर्स के ऊपर, तो उसके अंदर भी प्लास्टिक है, यानी कि तीनों के अंदर जो है प्लास्टिक है। सो हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? मींस ऑल ऑफ द 3 कंटेन्स द प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पूरा साल कई बार 3, 4, 5 बार जो है न्यूज में रही है, और करंट अफेयर्स में भी हमने कोशिश की थी कि इसको कवर कराएं जितनी बार भी हो सका। गवर्नमेंट की भी कोल गैसिफिकेशन के ऊपर एक मिशन था कि इतनी इतनी कोल को हम गैसिफाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है वो कुछ ऐसा पूछता है कि सबको जो है शॉक कर देता है। इस बार फिर से वही हुआ है। तो कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। इन तीनों में से या इन तीनों में कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए या नहीं? ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। कोल गैसिफिकेशन क्या है? कोल गैसिफिकेशन है कि कोल को सिनगैस में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब कोल को सिनगैस में बदल जाएगा, और सिनगैस को यूज कर सकते हैं इथेनॉल बनाने के लिए भी, सिनगैस को यूज कर सकते हैं निट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए भी, और सिनगैस को यूज किया जाता है एमोनिया बनाने के लिए भी, और वो एमोनिया यूज होता है एज अ फीड स्टॉक इन द यूरिया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से कि इन तीनों में जो है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है इनकी प्रोडक्शन के लिए। बहुत अप्लाइड क्वेश्चन था, बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, तो तीनों का आंसर ठीक है, ऑल 3। फाइन,
नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20HMXLLM105 which are sometimes talked about in media। देखिए मीडिया में ये कब हुआ मुझे तो पता नहीं, और हमने तो पूरे साल की न्यूज में भी कवर कहीं देखा नहीं इसका, बट यस अगर कहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर जिक्र हुआ होगा, जो कोई भी जो है आपका कवर नहीं कर पाया। तो सिंपली इसका आंसर यही है कि दीज आर द एक्सप्लोजिव्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द मिलिट्री वेपन्स। बहुत टफ क्वेश्चन है, हार्डली किसी स्टूडेंट को मालूम होगा, और जिन्होंने भी किया है लगभग गलत किया है जिनसे भी बात हुई है, ठीक है। तो Cl20 HMX and LLM105 these are the explosives that have been used in the military weapons, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये बताता है कि एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी या एलिमिनेशन जो स्ट्रैटेजी है वो अभी भी बरकरार है यूपीएससी में, और उसका इस्तेमाल करके आप कुछ ना कुछ खेल कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं लग जाएगा। देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट Majorana 1 chip will enable quantum computing. Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services. And third one is the deep learning is a subset of machine learning. ठीक है, इसमें अगर आपको यह स्टेटमेंट पता है और जो फैक्ट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको उम्मीद हो सकती है कि हाँ मैंने शायद Majorana कहीं पढ़ा था, मुझे पता है कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो Amazon नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। तो गलत हो गई सेकंड स्टेटमेंट। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट गलत के हिसाब से चलेंगे तो ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, बचेगा क्या? बचेगा ऑप्शन सी। सी वुड बी द राइट आंसर। एंड डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। यस, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग में ही का ही हिस्सा है। एंड Majorana 1 chip will enable quantum computing. Quantum computing क्या होती है? क्यूबिट्स, दैट इज 0 1, और दोनों का जो इस्तेमाल होता है कंप्यूटर लर्निंग में, उसी को कहते हैं आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, ये है आपका जो एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता था। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, with reference to the monoclonal antibodies often mentioned in the news, consider the following statements। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो या तो अप्लाइड बेस्ड है या करंट अफेयर बेस्ड है, और करंट अफेयर भी बहुत ही ऐसा आया हुआ है कि बहुत ट्रिकी बनाया है उसको। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो, चाहे आपका एक्सप्लोजिव हो, ये न्यूज में रहे हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोल गैसिफिकेशन बहुत बार न्यूज में रहा, मैंने आपको कहा, लेकिन फिर भी उनके अंदर से ऐसा चर्न करके क्वेश्चन बनाया गया है कि वो इजी नहीं है आंसर करना, इवन दो उनके लिए भी जिन्होंने इन करंट अफेयर्स को पढ़ा था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन से होते हैं? जिन्हें बायो इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। और बायो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स यानी कि दे आर द मैन मेड, तो वही बोला है उसने कि दे आर द मैन मेड प्रोटीन्स। जी हां, मैन मेड प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट इज they stimulate immunological function due to their ability to bind specific antigens। yes, specific antigens के साथ वो बाइंड कर जाते हैं और उससे जो है आपका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी उससे बढ़ती है। थर्ड इज दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इंफेक्शन लाइक दैट ऑफ नीपा वायरस। जी हाँ, नीपा वायरस जब भी न्यूज में था, जब यही बात होती थी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं किसी ना किसी तरीके से नीपा वायरस की ट्रीटमेंट के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट हैं, दैट इज 1, 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है। अगर किसी को लॉजिक होगी या फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कहीं, तो वो आपका इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर्स। No virus can infect bacteria and no virus can change the cellular transcriptional activity in the host cells। तो ये बिल्कुल गलत बात है, और ये एक ट्रेंड भी है जिसके अंदर शुरुआत की 3 स्टेटमेंट्स नो 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 या फिर ईच या फिर नन नन जो होता है, या तो इसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स सही होती हैं या फिर इसके अंदर जो है सारी स्टेटमेंट्स गलत होती हैं। ऐसा एक ट्रेंड है जो पीछे से
चलता हुआ आ रहा है यूपीएससी का। तो एक बार देख लेते हैं, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स। जी ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे वायरसेस हैं जो ओशन वाटर्स में, मरीन वाटर्स में अच्छी खासी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। नो वायरस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये भी बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेजेस भी बोला जाता है, क्योंकि वो केपेबल है इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया जो कि आपको वाटर्स में मिल जाता है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल्स, ये भी गलत है। कोई भी वायरस जब अंदर चला जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो वो हाईजैक कर लेता है उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी को, होस्ट सेल्स को, और फिर उसको धीरे धीरे जो है वो खत्म भी कर देता है। तो ये पुराने ट्रेंड पे बिल्कुल कायम रहा है ये क्वेश्चन कि या तो सारी ठीक होंगी या फिर सारी गलत होंगी। तो इसमें से अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता थी कि एक भी स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, तो आप इसका सही जवाब दे सकते थे। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट गलत हो गई है। क्लिक हियर, व्हाट यू हैव टू टेक हियर इज कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन होगा आपका डी, नन। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड कार्बन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, activated carbon is a good and an attractive tool to remove the pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. Second statement is activated carbon exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals, and activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. देखिए ये तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स में, और लगातार जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई है उसमें भी कवर किया गया है इसको। एक्टिवेटेड कार्बन होता क्या है? बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन इज चारकोल। चारकोल को ही एक्टिवेटेड कार्बन कहा जाता है। और यस, चारकोल इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमिडिएट कॉन्टेमिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। लगातार चारकोल का जो है इस्तेमाल किया गया है बिकॉज it has some properties to reduce the contaminants from the various industries. ठीक है, next is activated carbon exhibits a large surface area and strong potential for absorbing heavy metals. Yes, absorption. ठीक है, एक वर्ड होता है absorb करना और एक होता है absorb करना। ठीक है, absorption के लिए ये माने जाते हैं, absorb means if this is the material, पूरा उसको जो है अपने साथ अंदर जो है आपका एब्जॉर्ब कर लेगा वो। और एब्जॉर्ब का मीन्स है इफ दिस इज अ मटेरियल देन इट विल स्टिक टू इट, द अदर पार्टिकल्स विल गेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ दिस मटेरियल, तो दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यस, इट इज नोन फॉर एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल्स। बहुत सारा आर्सेनिक वगैरह जो है आपका इसके थ्रू क्लियर किया जाता है ताकि एनवायरमेंट के अंदर जो है कुछ क्लैरिटी लेके आई जा सके। Third is activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. जी हाँ, चारकोल को जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे एनवायरमेंट में अवेलेबल वेस्ट के थ्रू भी, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट भी यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चारकोल और आई कैन से द एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स तो ठीक है, पर परेशानी इसमें स्टूडेंट्स को ये आई है कि जो इसके ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ट्रिकी दे रखे हैं। और ट्रिकी भी ना कहूं तो ये ऐसे दे रखे हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि स्टूडेंट एक बार ऊपर देख रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे के ऊपर देख रहा है। तो इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि थोड़ा सा टाइम वाइम लगे उसका, और टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली जो है आपका उससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लूज होता है, इवन दो ही और शी नोज कि इसका करेक्ट आंसर होने क्या वाला है। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये पेपर ऐसा प्रिपेयर किया गया है, ऐसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इफ अगर आप 1 2 3 4 5 6 इस क्रोनोलॉजी में आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस पेपर को, तो आप पेपर में फंस जाएंगे। इसलिए एक जरूरत ये होनी चाहिए थी इसमें कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं पहले मैं वहां जाऊं, या जो क्वेश्चंस मुझे ऊपर से देखने में इजी लग रहे हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लूं, बाकी को जो है बाद में देखूंगा अगर टाइम मिला तो। ठीक है, फाइन, कुछ नहीं, अब तो हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, और थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है। तो इसका आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. Statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement. Only one of the statement 2 and 3 is correct, and that explains the statement 1.
नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है वो बनने वाला है ए। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम हैव एक्सप्लेन्ड द स्टेटमेंट 1। तो नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 says that the studies are indicating that carbon dioxide emissions from a cement industry accounts for more than 5% of the global carbon emissions। जी हाँ, ये डेटा बिल्कुल ठीक है। द हिंदू का भी एक आर्टिकल आया हुआ था जिसके अंदर जो है इस तरीके की कार्बन एमिशन के ऊपर पूरा सब कुछ लिखा हुआ था कि कितना कितना ये कहां से निकलता है, कौन सा सेक्टर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितना उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एमिशंस वहां से निकल रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड इज सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ये भी बिल्कुल सही है कि सिलिका बेयरिंग क्ले को इज बीइंग मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हेन द सीमेंट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। इनफैक्ट ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू लाइमस्टोन पहले भी एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा गया है, वो इतना 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं था। सिंपल उसमें यह था कि ये रॉ मटेरियल यूज होगा या नहीं लाइमस्टोन रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एंड लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, सीमेंट से पहले एक मिक्सचर बनता है और उस मिक्सचर को ही जो है आपका क्लिंकर बोला जाता है, और क्लिंकर के बाद जो अगली स्टेज होती है वही आपके सीमेंट की होती है। तो लाइमस्टोन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर एंड दस द सीमेंट इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन बनेगा, तो वो जो ऑप्शन बनेगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एंड ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्टेटमेंट इज गिवन स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम अ सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा कई सारी स्टडीज ने रिवील किया है कि सीमेंट की जो प्रोडक्शन है वो लगभग ग्लोबली अगर बात करें तो 5% मोर है उसका, ओवरऑल 5% जो है आपका कार्बन एमिशंस है इन रेस्पेक्ट टू अदर्स। वहीं सिलिका बियरिंग, दैट इज स्टेटमेंट 2, सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिलिका वाली जो क्ले है उसको आपका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सीमेंट बनाते वक्त। फाइन। स्टेटमेंट 3 है कि लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, जब पहले सीमेंट बनता है, सीमेंट बनने से पहले जो एक स्टेज होती है, जो पहले एक प्रोडक्ट बनता है वो होता है क्लिंकर। लाइमस्टोन को यूज किया जाता है ताकि उसको लाइमस्टोन को लाइम में कन्वर्ट करके क्लिंकर में डाल सके ताकि प्रोडक्शन हो सके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, और सीमेंट जब मैन्युफैक्चर होगा तो उससे पहले वाली स्टेज को बोलते हैं क्लिंकर। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 दोनों ही आपकी करेक्ट है, लेकिन इसमें जो आएगा वो आएगा कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। जो स्टेटमेंट 3 है वो जो है आपका एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 2 जो है आपका उसका कोई भी लेना देना नहीं है स्टेटमेंट 1 के साथ। तो इस तरह के जो ट्रिकी आपके ऑप्शंस थे ये कुछ लोगों को जरूर जो है उलझा गए होंगे, और उस उलझन में जो है कई क्वेश्चंस भी गलत हो गए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं इस बार के पेपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन। Consider the following statement. At the 28th United Nations Climate Change Conference COP28, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। COP28 जो कि 2023 में हुई थी UAE दुबई में, ठीक है, उसके अंदर इंडिया ने कंप्लीटली रिफ्रेन किया था कि हम कोई भी डिक्लेरेशन ऐसा साइन नहीं करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट एंड हेल्थ। अदर इज COP28 डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। देखिए, ज्यादातर जो जितनी भी डिक्लेरेशन होती है वो बाइंडिंग होती ही नहीं है, नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन ही होती है, तो वो मैंडेटरी कभी नहीं हो सकता किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। थर्ड है आपका, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में भी कॉम्प्रोमाइज। देखिए, अगर हेल्थ सेक्टर डीकार्बनाइज हो जाएगा यानी कि कार्बन वहां से कम निकलने लगेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इनफैक्ट रेजिलियंस जो है हेल्थ केयर सिस्टम का और इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट तो ये जो तीसरी है ये भी आपकी गलत हो जाती है, स्टेटमेंट केवल एक ही सही है। तो अब देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है जिसको टिक किया जा सकता है। ऑप्शंस में जो अवेलेबल है वो है बोथ स्टेटमेंट
2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1. नहीं. Both statement 2 and 3 are correct but only one of them explains. नहीं. Only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. नहीं. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. दोनों ही statement गलत है. तो obviously ये जो है आपका right option होगा, option D. ठीक है. अब जो है आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. ये क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 says the statement 1 is the scientific studies are suggesting that a shift is taking place in earth rotation axis. देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि अर्थ की जो रोटेशन और एक्सिस है वो आपका लगातार शिफ्ट हो रही है. उसके कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं और उसके मैन मेड रीजंस भी हैं. फाइन. स्टेटमेंट 2 इज सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शंस बॉम्बार्डेड द अर्थ एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. यस, दैट्स आल्सो ट्रू. क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सन स्पॉट्स वगैरह होते हैं, तो वहां से जो भी आपका निकलती है सन की कॉस्मिक रेज, वो अर्थ का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, दैट इज द मैग्नेटोस्फेयर, उस मैग्नेटोस्फेयर को डिस्टर्ब जरूर करता है. और अगर मैग्नेटोस्फेयर ना होता तो फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके डिस्ट्रक्शन के. तो अर्थ का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, दैट इज अबाउट द मैग्नेटोस्फेयर, उसके ऊपर जो है उसका बहुत इंपैक्ट है. तो ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है. स्टेटमेंट 3 सेज एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स The water tends to move towards the equator. देखिए ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अर्थ पे अगर पोलर आइस मेल्ट होगी तो वाटर विल, इसमें कह रहा है कि टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, जबकि वाटर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओवरऑल, ना कि वो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द वाटर. डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा? क्योंकि यू नो ओशन करंट्स की मूवमेंट भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कोरोलियस फोर्स है, तो उन सभी चीजों की वजह से जो है आपका इसका एक बहुत बेहतरीन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नादर्न की सारा का सारा वाटर इक्वेटर की तरफ चला जाए. तो एक स्टेटमेंट सही है और वही आपका एक्सप्लेन करेगी तो स्टेटमेंट 1 को. ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है. बोथ द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. जी नहीं. बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड 3 आर करेक्ट. नहीं. ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. नाइदर स्टेटमेंट नॉर स्टेटमेंट, एक मिनट, neither statement nor statement 3 is correct. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका ठीक हो जाएगा कि इसमें से केवल एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1, अदर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फाइन. तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4 14. Question number 14 says the Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in the global discussions on sustainable development and climate change. बिल्कुल ठीक बात है. स्टेटमेंट 2 है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट्स. जी हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कार्बन मार्केट के, वो डिसाइड किए गए थे, जैसे कि कार्बन की ट्रेडिंग कैसे होगी, कार्बन के मार्केट मैकेनिज्म क्या होगा, वो सभी आपका. आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स. ये भी बिल्कुल सही है. नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज मतलब अडेप्टेशन मेजर्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, ठीक है, या फिर किसी दूसरे देश के अंदर कोई रिन्यूएबल प्रोजेक्ट की उसमें मदद करना, तो उसी को कहते हैं नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज. तो ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक है और ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपका सपोर्ट करती हैं स्टेटमेंट 1 को. तो ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं. Both statement 2 and 3 are correct and both of them are explaining the statement 1. So A option would be the correct one. ठीक है. 15th is which one of the following have launched the Nature Solutions Finance Hub for Asia and Pacific. देखिए जब एशिया और पैसिफिक की बात लिखी है तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एशिया और पैसिफिक दोनों के बीच में कुछ एक ब्रिज की तरह काम करती होगी. तो इसका जो है आपका आंसर सीधा साधा है एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, बाकी के जो है आपका ऑप्शंस इसमें ठीक नहीं होंगे, गलत होंगे वो, यही आपका सिर्फ ठीक है. फाइन. ये हुआ 15th क्वेश्चन. नाउ विल कम टू द 16th क्वेश्चन. With reference to the direct air capture and emerging technology, which of the following statements are correct? ये भी एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की लगातार जो है आपका न्यूज में रहा था कि कैसे कैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है, कौन से सारे मेथड्स हैं जो उसमें डिप्लॉयड किए जाने चाहिए. तो वही है ये भी डायरेक्ट एयर कैप्चर. इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. बिल्कुल ठीक है. इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन कैप्चर करती हैं और सीधा जो है आपका ग्राउंड में स्टोर कर देती हैं. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing.
बिल्कुल ठीक बात है। आपने सुना होगा कि कार्बन कैप्चर करके उसको कार्बोनेट्स बना देते हैं, और कार्बोनेट्स जो है आपका जैसे कि बेवरेजेस, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनती है, तो वो आपका इसी की फॉर्म में बन जाती है, फूड प्रोसेसिंग भी हो जाती है, प्लास्टिक का प्रोडक्शन भी उसी में हो जाता है। फाइन। इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट अ सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। एविएशन सेक्टर में भी इसको यूज किया जा रहा है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके, ताकि एक सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल बनाया जा सके, जैसे कि आपका एयरबस वगैरह में जो है इस तरीके की चीजें इस्तेमाल भी हो चुकी हैं। फाइन, तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो इनकेस आपको अगर ऑप्शन लगाना होगा तो द राइट वन वुड बी द वन विच इंक्लूड्स ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स, तो उसमें आएगा 1, 2 एंड 3। फाइन। नेक्स्ट इज 17th, regarding the peacock tarantula or also called as guti tarantula, consider the following statement. It is an omnivorous crustacean. देखिए ये वर्ड जो है आपका क्रस्टेशियन, ये पहले भी आ चुका है एक बार पीवाईक्यू में, यूपीएससी में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रस्टेशियन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ बस यही हो गई कि ये आपका क्रस्टेशियन नहीं है, ये आपका स्पाइडर फैमिली से है। क्रस्टेशियन जो होते हैं वो उनकी बॉडी जो है हार्ड और आउटर शेल होता है उसके ऊपर, लेकिन जो आपका स्पाइडर्स हैं जिनको दूसरी कैटेगरी और दूसरी फैमिली से हैं वो ये है, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। देखिए ओनली लिमिटेड टू फॉरेस्ट एरिया मींस दे वांट टू आस्क कि ये इसका जो हैबिटेट है वेदर इट इज एंडेमिक टू एनी पर्टिकुलर रीजन। यस, इट इज एंडेमिक, और आंध्र प्रदेश के एरियाज में जो है आपका एंडेमिक है। आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में ज्यादा दिखाई देता है, और मैं कहूं तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ही आपको आंध्र प्रदेश के ये दिखेगा। फाइन। एंड लास्ट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन अर्बोरियल स्पीशीज। अर्बोरियल स्पीशीज मींस वो स्पीशीज दैट लिव्स ऑन ट्रीज, ट्रीज के ऊपर जो दिखाई देते हैं। यस, पीकॉक टैरेंटुला इज एन अर्बोरियल स्पीशीज। तो जो स्टेटमेंट सही होंगी वो होंगी द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज द ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is consider the following statements. CO2 emissions in India are less than 0.5 tons CO2 per capita. देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है ये। इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो 0.5 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। इन टर्म्स ऑफ CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्लियर है कि इन टर्म्स ऑफ CO2 emission इंडिया रैंक कर रहा है सेकंड। यस, इंडिया सेकंड ही रैंक कर रहा है, फर्स्ट आपका जो है चाइना है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशन इन इंडिया। देखिए पावर जनरेशन ऑब्वियसली CO2 एमिशन का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। तो जो स्टेटमेंट ऊपर आएगी तो आप देखेंगे तो क्या होगा, दैट वुड बी द स्टेटमेंट 2 and 3, मतलब ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। फाइन, 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 19th क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स हैं, उनको बताना कि कोई सही है या गलत। कसावा, कसावा जो है एक आपका पोटैटो जैसा दिखने में होता है। ठीक है, इट्स अ वुडी श्रब। यस, इट्स अ वुडी श्रब। जिंजर, जिंजर को जो है आपका हर्बेशियस बोलते हैं, और हर्ब विद सूडो स्टेम लिखा है यहाँ पे। सूडो स्टेम मींस जिनकी फेक स्टेम होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। मालाबार स्पिनेच, मालाबार स्पिनेच इज ऑल्सो राइट, इट्स अ हर्बेशियस क्लाइंबर। मिंट, मिंट यानी कि पुदीना, पुदीना इज नाइदर अ श्रब नॉर इट इज अवेलेबल एनुअली, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है आपका गलत हो गया। एंड 5th इज पपाया, पपाया इज ऑल्सो नॉट अ वुडी श्रब, पपाया भी वुडी श्रब नहीं है। तो अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शन 19th में आपका 2 गलत है, बाकी ठीक है, तो आपका आ जाएगा ओनली 3, दैट इज ऊपर के 3 ठीक है, नीचे वाले जो है आपके गलत हैं। जब से ये आपका ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 आया, इसमें एलिमिनेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो इतनी काम नहीं करती। धीरे धीरे यूपीएससी जो है आपका कोशिश कर रहा है कि एलिमिनेशन को खत्म ही कर दें। ऑल्दो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एलिमिनेशन हो सकती थी, अगर थोड़ा आपका दिमाग आपने लगाया होगा तो।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशन. देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है. इवन दो अमेजॉन 50 to 25% ऑफ ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, पर फिर भी रेन फॉरेस्ट आपका ओशन से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, अगर मैं इसको देखूं कि क्या ये एलिमिनेट हो रहा है, अगर मैं 1 को हटा दूं तो 1 को एलिमिनेट करता हूं तो ये निकल जाएंगे, लेकिन वो रह जाएगा. फाइन, कोई नहीं. नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट भी आ गई ना. अदर इज marine phytoplanktons and photosynthetic bacteria produce about 50% of the world's oxygen. देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. जो मरीन प्लांट्स हैं और इनफैक्ट जो बैक्टीरिया भी हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी मिलके जो है कम से कम 64% ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं. तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. थर्ड इज वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन द एटमॉस्फेरिक एयर. ये स्टेटमेंट गलत है. सरफेस वाटर मींस आपका हो गया वेटलैंड्स, ठीक है, कोई लेक्स हो गई, तो ये आपका सरफेस वाटर ही है. तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है वो इवन दो अगर वो ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर भी है तब भी उसके अंदर जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ज्यादा नहीं हो सकती. तो स्टेटमेंट 2 इज द ओनली वन विच इज करेक्ट, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाइए आप 21 क्वेश्चन की तरफ. 21 क्वेश्चन कहता है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी राजा राम मोहन राय जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वैसा ही कुछ है. He possessed a great level respect for the traditional philosophical system of East. बिल्कुल सही बात है. ईस्ट की philosophical systems को साथ उनका खासा लगाव था. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality for all men and women. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ घुमाव वुमाव कुछ नहीं है. सीधी स्टेटमेंट उठाइए और जो है आपका एनसीईआरटी से डाल दिया इसके अंदर. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट वन. नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम. ठीक है, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े इजी वाले एंड पे आए हैं. अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं या फिर जो एक दो स्टैंडर्ड बुक्स जो रिकमेंड की जाती हैं वो पढ़ी हैं तो ओवरऑल हिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे. हिस्ट्री इतना कुछ खास टफ था नहीं. मेजर जो मुझे टफ लगा वो लगा मुझे एनवायरमेंट वाला पार्ट और कुछ करंट अफेयर से जो उठाई हुई हैं चीजें वो. ठीक है, तो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ, ये बिल्कुल ठीक है. ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टर नॉन वायलेंस, जी हाँ. रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, देखिए ये जो है आपका इसमें खेल हो गया. रिटेंशन नहीं होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था सरेंडर. दे हैव सरेंडर्ड, दे हैव ट्राइड टू सरेंडर द ऑल टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक. और चौथा है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स. ठीक है, तो 3 जो है आपके सही होने चाहिए थे, एक जो है आपका गलत होना चाहिए था. तो 3 सहीयों में होगा आपका ओनली 3. ठीक है, ये हो गया आपका. नेक्स्ट है जो क्वेश्चन वो है ये 23 का जो क्वेश्चन है सीधा एनसीईआरटी से आया गया है. थीम्स के अंदर ये दिया हुआ है, थीम्स एनसीईआरटी की, और इससे पहले भी 1 या 2 बार ये पूछ चुके हैं. अरागट्टा क्या है? अरागट्टा एक टर्म है जिसको यूज किया गया है. ये पर्शियन व्हील भी बोलते हैं इसको, और ये पर्शियन व्हील इरिगेशन सिस्टम में यूज होता था. एक बड़ा सा पहिया जिसमें अर्दन पॉट्स टाइट किए गए हैं ताकि आउटर एंड ऑफ इट स्पोर्ट्स पानी निकालने के लिए जो है आपका ये वो सब हुआ करता था. ठीक है, तो 23 हो गया. 24 की तरफ चलूंगा मैं. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मत्तविलासा, विचित्र एंड गुणाभारा. ओके, ये तीनों जो आपका टाइटल्स हैं ये पल्लवा किंग्स के लिए हुए हैं. पल्लवा किंग्स ही हैं. तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर इनके बारे में मेंशन है, और सब भी नहीं मेंशन है तो ये तो एक आध कई जगह पे लिखा हुआ है विचित्र. ठीक है, पल्लवास किंग है, और पल्लवास किंग है जिन्होंने इसको बनाया वो है महेंद्रा वर्मन. ठीक, तो नेक्स्ट है आपका 25th की तरफ चलते हैं. 25th में है फाहिन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल्ड इनटू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम में ये आया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त के टाइम में ही आया था, दैट इज चंद्रगुप्त 2 के टाइम में ही आया था. फाइन. नेक्स्ट इज ये यही क्वेश्चन थे जिनकी मैं बात कर रहा था कि इजी क्वेश्चन है. अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ी होगी, डायरेक्ट हिट है एनसीईआरटी से, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है 10 के करीब क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट हिट है, ठीक हो जाते. ठीक है, ये है 26. Which among the following have led a successful military campaign against the kingdom of Sri Vijaya, the powerful maritime state? Powerful maritime state which ruled the Malaya Peninsula, Sumatra, Java and neighboring islands. देखिए, कोई पावरफुल अगर मैरिटाइम स्टेट थी तो उसके साथ वही पंगा ले सकता है, वही उसके साथ सक्सेसफुल कैंपेन कर सकता है जिसके पास खुद की कोई मैरिटाइम पावर हो, यानी कि जिसके पास कोई नेवी हो. तो छोलास जो है ऐसे किंग थे
साउदर्न इंडिया में जिनके पास पावरफुल नेवी थी। अगर नाम भी नहीं पता है तो आप जो है कुछ लिंक करके गैस करके जो लगा सकते हो। राजेंद्र 1 इज द राइट आंसर ऑफ चोलास। ठीक है, 26 हो गया। 27 की तरफ चलते हैं। तो 27 में टेरिटरीज आर गिवन एंड इन द नेक्स्ट कॉलम दे आर गिविंग द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग इन दिस रीजन। तो फर्स्ट है आपका अशमाक रीजन। अशमाक के बारे में देखेंगे। अशमाक बेसिकली वो एरिया है जिसको महाजनपदास में अगर कहूं तो महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला एरिया, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना वाले एरिया को अशमाक बोलते थे और वहां पे रिवर गोदावरी है। जी हाँ, वहां गोदावरी रिवर है। फाइन। कंबोज, कंबोज जो है आपका वो एरिया या वो टेरिटरी थी जो कि आपका अफगानिस्तान के पास वाला एरिया है, वो अफगानिस्तान ईरान के उसमें। और विपाश, विपाश वाज अ ब्यास, रिवर ब्यास। ठीक है, तो ये आपका गलत है क्योंकि ब्यास अलग है, अफगानिस्तान के वहां तक ब्यास नहीं पहुंचती। अवंती, अवंती जो है आपका महाजनपदास की फॉर्म में अगर बात करूं तो महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो अवंती के नाम से जाना जाता था। क्या वहां महानदी है? नहीं, वहां महानदी नहीं है। ठीक है, महानदी थोड़ा ओडिशा और दूसरे एरिया में है। फोर्थ इज कोसला। कोसला जो है आपका एरिया है ये आपका अवध वाला एरिया है, अवध कह लो या इसे अयोध्या, अयोध्या के पास वाला एरिया कह सकते हैं। और यहां पे सरयू नदी फ्लो करती है। यस, सरयू नदी फ्लो करती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। तो अगर मैं एलिमिनेट करूं तो दो स्टेटमेंट्स मेरी गलत हो गई और दो जो है मेरी ठीक हो गई। तो हाउ आई कैन मैच? ओनली पेयर्स 2 आर करेक्ट। सो बी इज द राइट ऑप्शन। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 28। द फर्स्ट गंधार महाविद्यालय a music training school was set up in 1901 by Vishnu Digambar Palushkar in which place? It was at Lahore। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिल रहा था, शायद कुछ बुक्स में होगा, स्पेशल किसी बुक से उठाया होगा, मालूम नहीं। अगला है अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट। बताना है कि विलेज लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल पे है या फिर लेवल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रदेशिका तो बेसिकली जो कलेक्टर्स होते हैं उन्हीं को ही बोला गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। राजुकास वर दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन द लैंड मेजरमेंट। ठीक है, आज की डेट में अगर देखें तो पटवारी वो काम कर लेता है। एंड युक्ता जो थे आपके दीज वर रेवेन्यू ऑफिशियल्स। तो ये सभी जो है आपका दीज वर ऑल वर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे थे ये। दैट इज ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 सेज कंसिडर फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सीधा बुक से आया है, इसमें कुछ खास लाग लपेट वाली बात है नहीं, पढ़ी है बुक तो ठीक है, सही हो जाएगा। द कांग्रेस हैव डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। जी हाँ, that was decided in the non cooperation movement कि अगर हमने जो काम की डिमांड की है वो अगर नहीं फुलफिल हुआ तो we will go and resort with the civil disobedience movement। वही उसमें डिसाइड भी हो गया था। तो ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है दैट मीन्स ऑप्शन बोथ बी, ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। दैट मीन्स द ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, दैट इज बोथ 1 and 2। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस ये हो गए हैं अभी तक। नाउ माय कलीग इशिता विल कम एंड शी विल एक्सप्लेन यू, शी विल प्रोसीड फ्रॉम 30 to 50। Hi, my name is Ishita and we'll be solving question number 30 to 60 of the recently concluded prelims exam. This section majorly covers your economy, geography and some of the current affairs questions. So let's begin. Question number 31. With reference to investments, consider the following: bonds, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are alternative investment funds? तो bonds और stocks ये तो हमें पता है कि these are the conventional assets of investment, लेकिन hedge funds and venture capital funds ये alternative investment funds है. So the answer becomes just the second option is correct, the fourth option is correct. So the answer becomes B, only 2. For question number 32, which of the following are the sources of income for RBI?
Buying and selling of government bonds, yes it is. Buying and selling foreign currency, RBI does that. Third is pension fund management. Pension fund management is done by Pension Fund Regulatory and Development Authority. So this won't be the correct option. Then lending to private companies, RBI does not lend to private companies. Then fifth is printing and distributing currency notes. So there's a term called seigniorage, which is the profit RBI gets from printing and distributing currency. So this is also correct. So 1, 2 and 5th. D is your answer for this question. Let's move on to the next one. In this question, in question number 33, you have to tell which organization is correctly matched with the functions and the ministry it comes under. So for Directorate of Enforcement, Enforcement of Fugitive Economic Offenders Act, the function is correct. It works under Internal Security Division of Ministry of Home Affairs. This is wrong. It comes under the Finance Ministry. Then Directorate of Revenue Intelligence. It enforces the provisions of the Customs Act of 1962. This is also correct. And it comes under Department of Revenue of Ministry of Finance. Then for the third option, Directorate General of Systems and Data Management. इसका function है to carry out big data analytics and assist tax officers for better policy. It comes under Department of Revenue, Ministry of Finance. So this is also correctly matched. So from these options, 2 of them are correctly matched. So B is your answer. Let's now come to question 34. RBI of the Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. It says all. This is incorrect. This is only for the top 1000 listed companies. So the first statement is incorrect. Then in India, a company submitting a BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial. क्योंकि report का नाम ही यही है, Business Responsibility and Sustainability Report. तो जो उसमें disclosures होते हैं वो भी non-financial होते हैं. This makes the second statement correct. So B is the answer for question number 34. Question number 35. This is a statement-based questions. There are 2 statements and we have to tell which of them is correct or how one explains the other. ये उस type का question है. In India, income from allied agricultural activities like poultry farming, wool rearing in rural areas is exempted from any tax. तो जो allied agricultural activities से income आ रही होती है, that is not considered as agricultural income. इसलिए इस पे tax लगता है. So this statement is wrong. Then second statement, in India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provisions of Income Tax Act. This is correct. तो agricultural land बेचने से भी जो income आएगी, that income is also non-taxable क्योंकि section 45 of Income Tax Act, it states that rural agricultural land is not a capital asset. So the answer becomes D. Statement 1 is not correct, but statement 2 is correct. Question number 36. India has joined the Mineral Security Partnership as a member. This is correct. 2023 में इंडिया ने Mineral Security Partnership को join किया था. Mineral Security Partnership is an alliance of 14 countries and European Union. 2023 में India joined. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. That is incorrect. वो सारे 30 critical minerals इंडिया में हैं, ऐसा नहीं है. The third statement is the Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Act, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. 2023 में ये amendment हुआ था when we joined Mineral Security Partnership. So the answer becomes C, 1 and 3. Question number 37. As regards returns from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stakeholders. पहले आगे की statements पढ़ते हैं, then we'll come back to this statement. Bondholders are lenders to a company, whereas stockholders are its owners. This is correct. ये तो बहुत ही easy और general basic statement है. Statement 3. For repayment purposes, bondholders are prioritized over stakeholders by a company. तो जब भी किसी company का liquidation हो रहा है, bondholders will be paid first. Bondholders are prioritized over stakeholders. So this is also correct. And क्योंकि liquidation के time bond holders are prioritized,
तो वो रिलेटिवली लोअर रिस्क पे होते हैं, एंड दिस मेक्स द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट. दिस इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. So the answer for this should be A. Both 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. Question number 38. Now in this question you will realize कि UPSC ने elimination method को बिल्कुल ही eliminate नहीं किया है. It is still there. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. A very general statement. जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ऐसी statements हम generally नहीं पढ़ते हैं. Then India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. Again, a very general statement. हो सकता है इंडिया ने हांगकांग को overcome करा हो at some point of time. Then the third statement, there is no regulatory body either to warn the small investors about the risks of option trading or to act or unregistered financial advisors in this regard. Now it says no regulatory body. ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है. वी ऑलरेडी हैव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द सेबी, सो वेरी इजीली यू कैन एलिमिनेट द थर्ड ऑप्शन एंड कम टू द आंसर दैट इज 1 and 2 ओनली. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 39. सर्कुलर इकोनॉमी पे है ये बेस्ड क्वेश्चन. सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब रीयूज, रिसाइकल एंड रिफर्बिश. इस अप्रोच पे बेस्ड है द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. तो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. अगर ये चीजें फॉलो कर रहा है सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट, तो यस इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. देन सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट. अभी हमने यहाँ देखा रिफर्बिश कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल्स का यूज कम हो जाएगा, बिकॉज वील इन अंडर द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी हम वही प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल्स फिर से यूज करेंगे. So this becomes correct. Then the third statement, circular economy reduces wastage in the production process. This is also correct क्योंकि recycling होती है. So the answer is A. Both 2 and 3 are correct and they explain statement 1. Question number 40. Capital receipts create a liability or cause a reduction in the assets of the government. This is correct. Capital receipts या क्रिएट अ लायबिलिटी. लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे कैपिटल रिसीट्स? या तो बोरोइंग हो रही है, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी, या तो बोरोइंग हो रही है या कोई लोन लिया गया है, ऐसे लायबिलिटी क्रिएट करती है. या फिर दे कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स. यस, दे कैन कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स इफ यू आर गेनिंग दैट कैपिटल फ्रॉम सेलिंग योर एसेट्स लाइक लैंड और मशीनरी. Then borrowings and disinvestment are capital receipts. Yes. Interest received on loans creates a liability on the government. Loans पे जो interest आ रहा है वो government पे liability कैसे हो सकता है? ये तो income है government के लिए. So this statement becomes incorrect. If you eliminate the third option, you will come to the answer A, 1 and 2 only. So from question number 38 and 40, we saw that UPSC has still not eliminated the concept of elimination. You can still find one wrong statement and come to the answer. Question number 41. How many of the above are members of NATO? So इसमें Austria and Serbia, they are not the members of the North Atlantic Treaty Organization. So by eliminating these two, we come to the answer that is B, only 4. Then the next two questions are based on mapping. तो इनको सॉल्व तो हम यहाँ पे करेंगे, बट प्लीज ओपन योर एटलस एंड आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस ऑन द मैप. 42 says Andes mountain pass through how many of the above countries? तो इसमें से बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला, these 4 are correct. ब्राजील और पैराग्वे से नहीं पास करते इंडीज माउंटेन. प्लीज साउथ अमेरिका का मैप चेक करना, लुक एट द लोकेशंस ऑफ द कंट्रीज, देखना कहाँ से इक्वेटर पास करता है, एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट इन केस यू नो हाउ द कंट्रीज आर पोजिशन्ड इन साउथ अमेरिका. सो द आंसर बिकम्स C, 4 only. Let's come to question 43. Consider the following water bodies. Through how many of them does the equator pass? Lake Tanganyika, incorrect. Lake Victoria जो अफ्रीका में है वहां से ये पास करता है इक्वेटर, नॉट फ्रॉम दिस.
लेक टोनले सैप, दिस इज इन कंबोडिया, यहां से भी इक्वेटर पास नहीं करता. देन पैटोस लगून, दिस इज इन सदर्न ब्राजील. यहां से भी इक्वेटर पास नहीं करता. सो द आंसर बिकम्स डी, none of the above. We now come to question 44. Consider the following statements about turmeric during the year 2020-23. India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. This is correct. More than 30 varieties of turmeric are grown in India, and Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu are the major turmeric producing states in India. This is also correct. So our answer becomes 1, 2, and 3. Question 45. This question has been taken from the NCERT on fundamentals of physical geography of class 11. And UPSC ने exactly वही statements as it is उठा के question में दे दी हैं. So it still wants you to know that NCERTs are still relevant. बिना basics cover किए you can't clear the UPSC exam. The first statement says, so the question is about continental drift, that which of the following are evidences of the continental drift. The first statement is the belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those from Western Africa. तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे होते हैं उसके एविडेंस में हम ये पहली चीज पढ़ते हैं कि ब्राजील की कोस्ट और वेस्ट अफ्रीका की कोस्ट दे वर वंस टुगेदर वन सिंगल कॉन्टिनेंट, एंड आज जो वहाँ के रॉक्स एक दूसरे से मैच करते हैं, दैट इज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second, gold deposits of Ghana are derived from Brazil Plateau when two continents lay side by side. This is also correct. Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. This is also correct. So C is the answer, and these statements have been taken from page 31 from your Fundamentals of Physical Geography class 11. Let's come to the next question. Is question maybe UPSC has taken these statements directly from your NCERT. This is given on page 73. Let's read the question. The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. This statement is correct. Page 73 पे on the top left corner dust particles पे एक paragraph given है, read that, वहीं से ली गई है ये statement. Statement 2, subtropical and temperate areas have less dry winds. This is incorrect. Subtropical और temperate areas की जो dry winds होती हैं, these dry winds facilitate the transportation of dust particles. ये statement incorrect है. That makes C as our correct answer. 1 is correct, but 2 is not correct. Let's come to question 47. These statements have also been taken from your NCERT. This is given on page number 79 of the same NCERT, Fundamentals of Physical Geography class 11, जहाँ अभी previous 2 questions देखे थे. In January, in the northern hemisphere, isotherms bend equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans. Statement 2, in January, the air over ocean is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. So clearly, statement 2 is the explanation for statement 1. क्योंकि ocean के ऊपर उस time पे air warmer होती है, that is why जो isotherms हैं वो poleward shift होते हैं while crossing the oceans, while on the land masses उनका जो bend होता है वो equator की तरफ देखने को मिलता है. So this makes A as our correct answer. Both 1 and 2 are correct, and 2 explains statement 1. So please remember, you need to have a good control over your NCERTs. We've seen 3 questions UPSC has picked directly from NCERTs without changing even the terms, even the words used. So NCERTs are of prime importance. Please cover your NCERTs well. Let's come to question number 48. The first statement, in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, while clay is known as quite impermeable or least permeable rock. Statement 2, chalk is porous and can absorb water. 3 says clay is not porous at all. अब इस question को करने से पहले let's understand the difference between permeable and porous.
If something is porous, इसका मतलब वो water को hold कर सकता है. But if it is permeable, then it is allowing it to pass through the substance. तो chalk को देखें, तो chalk is porous and hence it can absorb water. वो water को absorb कर लेती है chalk. Then clay is not porous at all. This is incorrect. Clay is porous. And what does the first statement say? Chalk is known as a very permeable rock, while clay is quite an impermeable rock. So the first statement is true and second is also correct. Third ठीक नहीं है. So this brings us to the answer. Let's go through the options. Both 2 and 3 are correct. No, 3 is not correct. Both 2 and 3 are correct. Again, 3 is not correct. Let's see what are the other options. Only one of the statements of 2 and 3 is correct, and that explains statement 1. This is the correct answer. So this is the correct answer because statement 2 was correct and that became an explanation for statement 1 and 3 was incorrect. So 2 और 3 में से कोई एक ही correct है. That is what this option says. Let's come to question 49. Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the Earth's surface. Climatology की जब शुरुआत करते हैं तभी पढ़ते हैं कि how atmosphere makes the Earth a habitable planet. तो atmosphere नहीं होता तो Earth का temperature बहुत ही ज़्यादा, I think around -18 degree Celsius होता, which is non-habitable for us. Then second statement, heat absorbed and trapped by the Earth's atmosphere maintains our planet's average temperature. Yes. Atmosphere की gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. This is correct. इसलिए carbon dioxide को greenhouse gas भी बोलते हैं. So all 3 statements are correct. C is the answer. 1, 2 and 3. Let's come to question number 50. It's on Rashtriya Gokul Mission. It is important for the upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers. This statement is correct. राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे एक PIB प्रेस रिलीज हुआ था, उस वहां से यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट उठाया है. That is correct. Then it was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner. तो ये तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि indigenous cattle and buffalo rearing और उनकी कंजर्वेशन करना. So both these statements are correct and C is your answer. We now come to question number 51. Panchayats at intermediate level exist in all the states. Intermediate level पे सब states में नहीं है पंचायत. Then to be eligible to be a member of a panchayat at intermediate level, you should attain the age of 30 years. This is also incorrect. The minimum age to be a member of panchayat is 21 years. That makes statement 2 wrong. Then chief minister of a state constitutes a commission to review the financial position of panchayats. This is also incorrect. Chief minister नहीं, governor constitute करता है एक commission, which is the state finance commission. So 1, 2, 3 all are incorrect. The question was asked which of these statements are not correct. So that makes D as our answer. तीनों ही statements गलत है. The next question is on BIMSTEC. It is a regional organization consisting of 7 member states. It came into existence with the signing of Dhaka Declaration. This is wrong. Bangkok Declaration signed हुई थी. Then it came into existence. Bangkok Declaration. Then Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand and Nepal are founding members of BIMSTEC. Nepal was not a founding member. In BIMSTEC, subsector of tourism is being led by India. No, subsector of tourism is being led by Nepal. This statement is also incorrect. So we eliminate 2, 3, 4 and we come to the answer 1 only. Only the first statement is correct for this. Question number 53. Who amongst the following are members of the jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? President नहीं है, बाकी तीनों हैं. So C is the answer for this question. Question number 54. This is on GPS aided geo augmented navigation, that is GAGAN. It is designed to provide additional accuracy and integrity. Okay. It will allow more uniform and high quality air traffic management. ठीक है, ये भी इसका एक basic function है. It will provide benefits only in aviation sector. Now this only makes it an extreme statement. नहीं, बस aviation sector नहीं और sectors में भी, roadways में भी इसके use cases हैं. So third is out.
1 and 2 आर करेक्ट बिकॉज बहुत जनरल स्टेटमेंट्स हैं कि एडिशनल एक्यूरेसी देगा, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, air traffic management. So 1 and 2 are correct. D is the answer for this question. Let's come to question number 55. This one is upon the AI Action Summit जो पेरिस में हुआ था. It was co-chaired with India. The event builds on advances made at the Bletchley Park Summit and the Seoul Summit. हाँ, तो AI Action Summit के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी he traveled to Paris. उन्होंने co-chair किया था ये मिशन इंडिया के लिए. So the first statement is correct. For the second statement, along with other countries, US and UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI. This statement is incorrect. Sub countries ने sign किया था ये declaration except US and UK. They had apprehensions regarding this. So the answer is A, one only. Next is question number 56. You have to tell which of the pairs are correctly matched. International Year of Women Farmer 2026. This is correct. International Year of Sustainable and Resilient Tourism 2027. ये भी ठीक है. International Year of Peace and Trust 2025. International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defense 2029. This is also correct. All the four are correctly matched. D is the answer. The next question is about the 16th BRICS Summit. 16th BRICS Summit was held under the chairmanship of Russia in Kazan, correct. Indonesia has become a full member, true. The theme of this 16th BRICS Summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. ये multiculturalism नहीं, multilateralism थी theme. That is why it is always said, please read the statements carefully. एक छोटे से error की वजह से पूरा question गलत हो सकता है. So this is incorrect. First and second are correct, so that makes A as our answer. Question number 58. This is on Lokpal. Polity का question भी आ गया है यहाँ. The power of Lokpal applies to public servants of India, but not to Indian public servants posted outside. This is incorrect. It applies to public servants both in posted in India as well as outside. India के public servants जो India में posted हैं, बाहर posted हैं, दोनों पे apply करेगा Lokpal Act. Then the chairperson or a member shall not be a member of parliament or MLA of any state or UT, and only Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson. ये वाला part incorrect है statement का. Even a Supreme Court judge can be the chairperson of Lokpal. Then the third statement, the chairman or a member shall not be a person of less than 45 years of age. This is correct. Lokayukt Act of 2013 उसमें ये mentioned है कि less than 45 years of age का नहीं होना चाहिए chairman या members. So let's try if we can eliminate these options. First is incorrect, तो ये हट गया. Second भी incorrect है और third तो correct है. So this becomes our answer, A, 3 only. Let's come to question number 59. Consider the following statements with respect to the first Kho-Kho World Cup. The event was held in Delhi. ये सही है. Indian men beat Nepal with this score to become the world champion in men category, और Indian women world champion बनी थी in women category. इतना तो सही है इन दोनों statements पे, but ये जो scores दिए हैं, these have been interchanged. ये women team का score था and 54 to 36 Indian men और Nepal team का score था. Scores have been interchanged. This makes 2 and 3 incorrect and first is correct. So A, 1 only is the answer. Question number 60 is on chess Olympiad. तो UPSC ने बता दिया है कि भाई sports को ignore मत करो. It is still asking questions from these sections. In the finals of the 45th Chess Olympiad held in 2024, Gukesh became the world's youngest winner after defeating the Russian player. ये statement incorrect है. India was playing against Slovenia in the finals. तो Slovenia को हरा के India won the 45th Chess Olympiad. Then Abhimanyu Mishra, an American chess player, holds the record of becoming world's youngest ever grandmaster. This is correct. So B is the answer for this question. From question number 61 till the last question, my colleague Tarun will take over. Hello everyone. तो पेपर कैसा रहा आप लोग का? Was it good or bad? सेशन ऑलरेडी लेंदी हो गया, यहाँ से हम फटाफट लेंगे, ठीक है? एंड लेट अस मार्क द क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियसली. चलो, तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 61. तो सम रेयर
earth elements are used in the manufacture of flat televisions, screens and computer monitors? There are some rare earth elements like yttrium, lanthanum, phosphorus, ये सब use किया जाता है in screens. And what is their property जिसके लिए use किया जाता है उसको? That is जो phosphorant property है उसी के लिए use किया जाता है. So that means statement 2 is explaining statement 1. So option A is correct. Let us switch to next question. Consider the following statement. और इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना था कि नॉट करेक्ट पूछा है. जैसे ये जो भी एस्पिरेंट है उन्होंने भी सर्कल किया है, तो कीप दिस प्रैक्टिस इन हैंडी कि जब भी नॉट करेक्ट पूछे तो नॉट को सर्कल कर दो, एक्सट्रीम टर्म्स को सर्कल कर दो. सो इन दिस क्वेश्चन, Indian Railways have prepared a national rail plan to create a future ready railway system by 2028. यहाँ मैं होता तो 2028 को सर्कल करता. They could tweak these terms. It could be any year. It could be 2030, 2050, 2035. ये माइंड में रख के ही मार्क किया जाता है. Then कवच जो बहुत न्यूज में था हमेशा से, is an automatic train protection system. ये तो बराबर है. Developed in collaboration with Germany. अगर थोड़ा सा भी आपने प्रिपेयर किया होता तो आपको पता होता कि कवच को हमने यूज किया था, कवच को हमने बनाया था इंडिजिनियसली. तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. इस पे हमने क्वेश्चन मार्क डाल के रखा है अभी तक कि इट कुड बी एनीथिंग. एंड कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग फिटेड ऑन द ट्रैक इन द स्टेशन सेक्शंस. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रैक साइड इंफॉर्मेशन और ट्रेन को ट्रैक करने के लिए इसको यूज किया जाता था, तो RFID को लगाया गया था. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. So if this statement is correct and we are asked not correct, so all three options get eliminated and answer is A. चलो, let us move forward. This is an interesting question. ये लॉजिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन था rather than your knowledge. ठीक है? Let us see this question. Consider the following space missions. इसमें बात किया Axiom 4 का, SpaceX का और गगनयान का. And they have asked कि space mission given encourage and support microgravity research. माइक्रोग्रेविटी किस में यूज होता था, एनकरेज करता था स्पेस मिशन में, उसकी बात हो रही है. तो अब बात करते हैं Axiom 4 का. तो Axiom 4 वाज अ कमर्शियल प्रोग्राम जहां पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और ये इन कोलैबोरेशन विद था नासा एंड SpaceX. और इसमें माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को यूज किया गया था. गगनयान में भी यूज किया गया है एंड SpaceX में भी इट वाज अप्लाइड. तो आंसर बिकम सी, ऑल थ्री. अब आगे बढ़ते हैं. अनदर एयरक्राफ्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्पेस मिशन के बाद ही है अगला क्वेश्चन. तो व्हाट आर द एयरक्राफ्ट टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा है. तो फर्स्ट इज डॉर्नियर 228. डॉर्नियर 228 इज एन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट. इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड्स इसको यूज करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट. IL-76 इज नॉट अ सुपरसोनिक कॉम्बैट मिसाइल. ये हैवी एयरक्राफ्ट है, हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको रशिया ने बनाया है. डू रिमेंबर, रशिया ने इसको बनाया है. तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चन भी यूपीएससी अब पूछ रहा है. जब जेन 5 या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा गया था. देन कम्स ग्लोब मास्टर. ये हमने टर्म बहुत बार सुना भी है. ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है. सो ओनली 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 65. आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक यूज ऑफ. तो इसमें बात हो रही है क्लाउड सीडिंग के लिए. क्लाउड सीडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो मेरे ज्योग्राफी बुद्धिजीवी हो, आंसर बता दो इसका. इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड. ये तो हमें पता ही है कि सिल्वर आयोडाइड है, बट इट इज ए पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड. इट इज पोटेशियम आयोडाइड. तो ऑप्शन ए सही हो जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 66 रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. पहला स्टेटमेंट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस. जो पावर है प्रेसिडेंट का इज सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. इसमें जो डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं है, बट इट कैन बी रिव्यू रिगार्डिंग द प्रोसेस हाउ इट अडहर्स टू इट और नॉट. तो प्रोसेस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है, तो ये लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू पे आ जाता है. द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. नो. आर्टिकल 72 एक्सप्लिसिटली बोलता है कि विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कर सकते हैं प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन. सो इन दिस क्वेश्चन आंसर बिकम्स ए. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल द स्पीकर shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution.
ये सही है, स्पीकर इमीडिएटली नहीं वेकेट करता है जब तक नया हाउस रिस्टोर नहीं होता या वापस फॉर्म नहीं होता. Let us see the second statement. According to the provision of the Constitution of India, a member of House of People on being elected as speaker shall resign after from the political party immediately. ऐसा कोई मेथड नहीं है इंडियन पार्लियामेंट में, ये प्रोसीजर चलता है यूके के पार्लियामेंट में. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग और ये रॉन्ग हो गया तो 2 गेट्स एलिमिनेटेड एंड वी रीच टू आंसर एज सी. ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 68. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम योर पॉलिटी पर्सपेक्टिव. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, जो 52nd अमेंडमेंट की बात कर रहा है, डिफेक्शन की बात कर रहा है. The President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. क्या प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है उसमें? No, it's speakers. स्पीकर का डिसीजन चलता है यहाँ. So this statement is wrong. There is no mention of word political party in the Constitution of India. ये स्टेटमेंट भी गलत है. There is a mention of political party in Indian Constitution जो आया था again by 52nd अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. तो आंसर बिकम्स हियर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देन इज क्वेश्चन नंबर 69. स्टेटमेंट 1 बोलता है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट्स ऑफ कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज. तो अगर आपने PYQs किया था तो यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि माइनर मिनरल्स के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन तो पूछा है यूपीएससी ने. और सेक्शन 15 ऑफ MMDR एक्ट, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट, बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू रेगुलेट एंड ग्रांट कंसेशंस इन रेस्पेक्ट टू एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया एंड बाय डिफॉल्ट अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया वी रीच टू आंसर डी. Answer is D. So let us see question number 70. Which organization has enacted nature restoration law to tackle climate change and biodiversity loss? ये क्वेश्चन में if you know you are supposed to mark the answer. अगर नहीं आता है then it's wise to leave this question. ठीक है? So in this the answer is European Union. तो इसमें यूरोपियन यूनियन ने पास किया था लॉ और इसमें बोला था कि 20% ऑफ EU का लैंड एंड सी को रिस्टोर करेंगे बाय 2030 एंड ऑल द इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का ट्राई करेंगे टिल 2050 एंड इट इज अ बाइंडिंग लॉ ऑन ऑल द EU मेंबर्स. आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे दो चीज का यूज होगा, एक तो कॉन्सेप्ट का भी कि व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. उसके अलावा आपको कैलकुलेट भी करना है. तो पेपर 2 का प्रैक्टिस आपसे पेपर 1 में ही कराना शुरू कर दिया ये लोग ने. दिस इज द न्यू पैटर्न ऑफ यूपीएससी, बी अवेयर ऑफ इट. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर का कॉस्ट 80,000 करोड़ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सॉरी, एंड देन रेवेन्यू रिसीट्स है 60,000 करोड़ का. और गवर्नमेंट का बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग ऑफ रुपीज 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है. So what is revenue deficit? Revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipts, जो हमें ऑलरेडी दिया है. तो 80 minus 60 that is 20,000 crores. This statement is correct. फिस्कल डेफिसिट का दो फॉर्मूला है, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बट टोटल एक्सपेंडिचर हमें यहाँ मेंशन नहीं किया. एंड देयर इज अनदर कि गवर्नमेंट ने कितना बोरोइंग किया है टू काउंटर इज डेफिसिट, तो वो हमें मेंशन किया गया था 10,000 करोड़. तो दिस स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स करेक्ट. एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो 10,000 minus 6,000 that is 4,000 crore. So all statement becomes correct over here. So let us see the next question, question number 72. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था.
आई होप किसी को इधर इशू नहीं आना चाहिए था, बट स्टिल लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन। इसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की गई है। तो इट इज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो इंडिया से यूरोप, रशिया एंड यूरोप दोनों को कनेक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या है? इट इज इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान एंड नॉट अजरबैजान, बिकॉज इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार, नहीं, ये भी नहीं है। either option were either of these two, because and answer is here Iran, sorry, A, India to Central Asia and Europe via Iran. Next question, consider the following statement. Statement 1, of the two major ethanol producer in the world, that is Brazil and USA, the former produces, former मतलब ब्राजील की बात हो रही है, more ethanol than later, नहीं, almost 50% of the world production of ethanol is done by USA. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर एलिमिनेट होता है तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट सही हो गया एंड वी रीच टू आंसर डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 74। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे अगर फंसे होंगे तो कुछ लोग फंसे होंगे एक टर्म को लेकर, आइए वो डिस्कस करते हैं। द वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम द वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर द वेट बल्ब temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflects the implication of the above said report? So, peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. So, what is wet bulb temperature? It is the ability of the body to keep itself cool by sweating. लेकिन अगर वो और 35 डिग्री सेल्सियस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसके ऊपर अगर जाता है तो बॉडी इज नॉट एबल टू अडेप्ट इजीली, और इसमें चांसेस बढ़ जाता है हीट स्ट्रोक का एंड अदर हीट रिलेटेड इश्यूज का। सो पर जब ये कंडीशन क्रिएट होता है इट मीन्स इट्स एक्सट्रीम, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट भी है एंड इट्स हॉट। सो ह्यूमिड में फ्लडिंग एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो लॉजिक लग रहा है, बट पीपल विल गेट कंफ्यूज इन ड्रॉट्स होता है कि नहीं, बट येस, क्योंकि बारिश हर बार हो जरूरी नहीं, बट गर्मी तो है, बिकॉज ऑफ दैट there could be a chances of droughts too. So in a general sense this option is correct. If UPSC takes it otherwise, we don't know, but in general sense this statement is correct. The survival of animals including humans will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. ये तो हमने जाना ही था कि 35 के बाद it becomes very difficult for human or animals to survive because heat strokes का chances बढ़ जाता है. So answer becomes C over here. C. Another question on primary deficit. दो क्वेश्चन प्राइमरी डेफिसिट क्या है और दोनों सॉल्व करने के लिए है. अनदर क्वेश्चन जहां सॉल्व करने के लिए पूछा गया है यूपीएससी से. So let us see. A country's fiscal deficit stands at 50,000 crore. It receives 10,000 crore through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are 1,500 crores. What is the gross primary deficit? ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था. What is the primary deficit का फॉर्मूला? It is fiscal deficit minus interest liabilities. तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ये एक टर्म दिया है कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स जो मिल रहे हैं ये मैटर नहीं करता है. सो 50,000 माइनस 1,500 आंसर विल बिकम 48,500. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 76. यूपीएससी का एक पैटर्न है कि जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना नंबर से भरा क्वेश्चन या कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट येट एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से यू विल गेट द आंसर. And this question is perfect example of it. Let us see the finance commission, 15th finance commission के ऊपर पूछा गया है. There are a lot of numbers, 45,000 crore, 4,800 crores. इतना particularly हमें याद भी नहीं रहेगा कि किसको कितना allocate किया था. But one thing we all know कि 45% of the net proceeds of union taxes are shared with states. नहीं, 14th finance commission ने दिया था 42% if you remember. और 15th कमीशन ने इसको कर दिया था, रेड्यूस किया था 41%, ये बोल के कि 1% हम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को देंगे फॉर देयर ग्रोथ. तो इसके लिए 41% था. एंड इफ दिस स्टेटमेंट गेट्स एलिमिनेटेड वी रीच टू आंसर सी. और लेट अस सी अदर ऑप्शंस. ये दोनों तो लेट्स अज्यूम कि सही है. एंड इट रीइंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिस्कल परफॉर्मेंस. यस, 2.5% का क्राइटेरिया दिया गया था, रिवॉर्ड दिया गया था इसके लिए. ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं.
यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन से, सो दिस इज वन ऑफ देम, आइदर इट्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली वो हर साल पूछते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन. इट इज आस्किंग अबाउट आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. It provides loans and guarantees to the middle income countries. True. It works single handedly to help developing countries to reduce poverty. नहीं. वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 3 से 4 और ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे आल्सो वर्क फॉर द एलिवेशन फॉर बेनिफिटिंग द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टीज. तो ये सिंगल हैंडेडली तो नहीं करता है, तो इट बिकम्स एक्सट्रीम टर्म 2 और ये सर्कल होना चाहिए था ये क्वेश्चन को देखते ही. सो इफ दिस गेट्स एलिमिनेटेड वी रीच टू आंसर एज सी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. ब्रेटन वुड में जो 1944 के बाद हुआ था उसके बाद इनको डेवलप किया गया था. Let us see next question, question number 78. It is regarding RTGS and NEFT. In RTGS, the settlement time is instantaneous. Yes, इसका full form में ही real time आता है. While in case of NEFT, it takes some time. Yes, half an hour के slots में ये करता है इसे. So this statement becomes correct. Let us see other two options. In RTGS, the customer is charged for inward transaction while that is not in the case of NEFT. अगर आपको कोई भी बैंकिंग का मेथड पता हो, अगर RTGS से आपके अकाउंट में कुछ ट्रांसफर हो रहा है तो इनवर्ड ट्रांजैक्शन का क्या बैंक चार्जेस काटता है? नो, इट डजंट. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. सो इफ 2 गेट्स एलिमिनेटेड, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है एंड वी आर लेफ्ट विथ ए एंड सी बिकॉज फर्स्ट इज करेक्ट. Operating hour for RTGS are restricted on certain days, while this is not true for NEFT. RBI की वेबसाइट पे लिखा है कि RTGS is operating 24/7 and 365 days. तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो गलत है कि it is restricted on certain days. So answer becomes A over here. Let us see the next question. Consider the following statement और countries के नाम दिए हैं and which countries above are there other than India where international merchant payments are accepted via UPI. तो UPI based question है, तो कौन से कंट्रीज UPI से पेमेंट एक्सेप्ट करती है, क्वेश्चन इज आस्किंग रिगार्डिंग दैट. तो देयर आर ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज. लेट अस सी हु आर दोस. इनमें जर्मनी नहीं है एंड बांग्लादेश नहीं है. आंसर बिकम्स 3 एंड अदर कंट्रीज आर श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस, नेपाल, that's it. So there are 7 countries. अब अगला क्वेश्चन, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी से. 1 or 2 odd questions are always there regarding scheme. and सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इस साल पूछा गया था. So they have asked regarding PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. It targets installation of 1 crore solar rooftop panels in this residential area. This is correct statement. Ministry of New and Renewable Energy imparts training on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooftop system. ये भी सही है. And it aims to create more than 3 lakhs skilled manpower through fresh skilling and upskilling under scheme component on capacity building. This is also true. So answer is D. There is one more thing कि इसमें एक चीज और बोला गया था कि 1 लाख टेक्नीशियन डेवलप करेंगे. So you could have been confused with this thing अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा. पर उसमें टेक्नीशियन बनाने की बात 1 लाख की गई थी, बट स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग से हम मोर देन 3 लाख एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करेंगे या स्किलिंग करेंगे. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 81. ऑर्डिनेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है ऑफ इंडियन पॉलिटी. ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट. ट्रू. ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज अ फंडामेंटल राइट. नो, इट कांट. और ये एलिमिनेट कर दिया. यू गेट आंसर एज सी. एंड ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट. यस, बैक डेटेड कर सकता है. So there is nothing much to discuss in this. Let us see the next question. Consider the following pairs.
फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन त्रिपुरा. इसमें बोला द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स. फैक्ट है, ईटानगर इज द कैपिटल एंड ईटा मीन्स ब्रिक्स, जो फोर्ट को बोला जाता है हमारे लोकली. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड देयर आर 2 नेशनल पार्क्स. ये आप मुझे बताएंगे, एक तो नामदफा है और दूसरा कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे. द स्टेट केम इन, नागालैंड के ऊपर है, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस on the basis of Constitutional Amendment Act. That is true. It came through 13th Constitutional Amendment Act in 1962. So this statement is correct. This statement is correct. Tripura was initially was in Part C state. It becomes central administrated territory with state reorganization of 1956 और बाद में full fledged state का status मिला in 1972. So this is also correct. So all 3 are correct over here. So next question है कि कौन सा constitution में mentioned है, which of the councils are mentioned. चलिए next question पे चलते हैं. Question number 83. इसमें पूछा गया है with reference to India, consider the following. 3 councils का नाम दिया है, Interstate Council, National Security Council and Zonal Council. और पूछा है कि इनमें से कौन सा which among them are established as per the provision of Constitution of India. तो Constitution में कौन से थे? तो only Interstate Council is mentioned in the Constitution of India under Article 263. National Security Council को बनाया गया था 1998 में by Cabinet Secretariat, and the Zonal Councils they were formed by State Reorganization Act of 1956. So only one statement is correct over here. तो आंसर बन जाएगा ए आपका. सो आंसर ओवर हियर इज ए. Another polity question. The Constitution of India explicitly mentions that certain spheres of governor of state acts in his or her own discretion. तो गवर्नर डिस्क्रिशन की बात हो रही है. So yes, there are certain articles mentioned in the Constitution जहाँ पे वो अपना discretion use कर सकते हैं. There are 2 types of discretion, as we all know, situational discretion and constitutional discretion. Like Article 200, Article 356, ये सब गवर्नर का constitutional discretion है. तो this statement becomes correct. The President of India can, of his her own, reserve a bill passed by a state legislature for his her own consideration without it being forwarded by governor of state concerned. नहीं, ये statement गलत है. Only governor has the power to reserve a bill for president's consideration. So this statement becomes incorrect. Answer becomes A. I would say पॉलिटी का सबसे easiest question, अगर किसी को फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल्स अगर थोड़े बहुत भी पता हो तो ठीक है. चलो, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट, DPSP में आर्टिकल 50 में मेंशन्ड है. Then valuing and preserving the rich heritage of our composite culture, it is the fundamental duty. Article 51A, I guess subclause E या F है, वो आप चेक कर लीजिएगा. And prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, it is fundamental rights. True, all 3 are correct. With reference to Constitution of India, if an area in a state is declared as schedule area under the 5th schedule, तो 5th schedule के ऊपर क्वेश्चन आया है. Let us see this question. The state government loses its executive power in such areas and local body assumes the total administration. Total administration right कैसे ले सकता है local मतलब local administration के लिए local body पूरा administration तो नहीं ले सकता. State government do have their own role in it. So first statement becomes wrong. The union government can take the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of governor. Here, instead of union government, it is, I guess, it is president. So this statement also becomes incorrect. So answer will be D. Neither 1 nor 2. Let us see the next question. Consider the following organization, और उनका pairs पूछा है, under which union ministry they lies. So the first one is the National Automotive Board.
अगर ऑटोमेटिव है तो इट इज रिलेटेड टू सम व्हीकल और समथिंग लाइक दैट. लॉजिक लगाया जाए तो इट कुड बी रिलेटेड टू हेवी इंडस्ट्रीज. तो एंड इट इज अंडर हेवी इंडस्ट्रीज. कॉयर बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एमएसएमई एंड नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो इसका आंसर नन हो जाएगा. ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट बिकॉज एक दूसरे के साथ पेयरिंग एक्सचेंज किया गया है. लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 88. इसमें पूछा गया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड द कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस. इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें हमें रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग इट टू प्रेसिडेंट फॉर साइनिंग इट. तो इसका आंसर है 1 and 3 सी. एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के लिए जरूरत नहीं है उस चीज का. So let us see the next question. With reference to Indian polity, consider the following statement. Governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of on his or her office. No criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his or her term of the office. And members of the state legislature are not liable to any proceedings in the court in respect to anything said within the house. Statement इसका तीनों सही है. It is mentioned in the article 194 और जो criminal proceedings वाला है regarding governor and president is mentioned in article 361. और ये हमें already पता है कि governor and president are not answerable to any court for the exercise and performance of the powers or duties performed by them in their office. अब आते हैं अगले क्वेश्चन में. इट इज आस्किंग रिगार्डिंग द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड और वो लोग क्या रेगुलेट करते हैं रिगार्डिंग दैट. सो व्हाट आर द ऑप्शन? प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस. रिमेंबर दैट कि आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें ये बोर्ड एक्टिव हो जाता है. सो दे हैव नो रोल इन प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस. मार्केटिंग और सेल में है यस. रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम यस. मेकिंग ऑफ पाइपलाइंस, गिविंग लाइसेंस, ये सब में इनका रोल आ जाता है. आंसर बिकम्स बी. तो ये साल जो मिथ था कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम हो गए हैं कि 3 या 4 ही पूछ रहे, वो मिथ जा चुका है. ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन ये बार यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है. तो जो सोच के गए थे कि मॉडर्न हिस्ट्री को क्यों ही पढ़ना है, they would be suffering because of that. And questions were very simple. कोई इतना tough question था भी नहीं. See this question. Sedition has become my religion. ये गांधी जी ने बोला था. When? It was said by गांधी जी after violating the salt law at Dandi. उसके बाद गांधी जी ने ये comment किया था. So answer over here is B. अगर ये साल के पेपर का सबसे easy question अगर किसी को माना जाए, then it is the question number 92. डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो किससे बना था? इट वॉज वेरी सिंपल. ब्रॉन्ज इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. आंसर इज सी. हु प्रोवाइडेड द लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड आफ्टर द मैथ ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था. किसी को पता था, किसी को नहीं पता था. इफ यू डिडंट नो द आंसर आप छोड़ सकते थे, बट आंसर ओवर हियर इज मदन मोहन मालविया एंड कृष्णकांत. Let us see the next question. 94. Subsequent to which of the following events Gandhi ji ne who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program. तो ये हुआ था पूना पैक्ट के बाद. जब मैकडोनल्ड अवार्ड दिया गया था उसके बाद गांधी जी एंड गांधी जी वॉज इन जेल दैट टाइम, तो उन्होंने फास्ट अंटिल डेथ ले लिया था मैकडोनल्ड अवार्ड के अगेंस्ट, जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए. तो यहाँ पे पूना पैक्ट साइन किया था बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर, और इसके बाद ही गांधी जी डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स और द डिप्रेस्ड क्लास. Let us see the next question.
कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स. एडवेंट ऑफ यूरोपियन से भी क्वेश्चंस बढ़ गए थे, वो पिछले 2 साल से हमने ट्रेंड भी देख लिया था, एंड दिस इज द फाइन एग्जांपल ऑफ इट. सो हाउ मेनी ऑफ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज इन 16th एंड 17th सेंचुरी? इसका आंसर है ऑल 3. पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, चिलीज, टमेटोज, ये सब पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था. इवन टबैकोज, ये सब इंट्रोड्यूस किया था पोर्टुगीज ने इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था अमंग ऑल. So how many of the above countries have more than 4 time zones? Answer here is only 4. यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के ऑलमोस्ट 9 टाइम जोन्स है, डेनमार्क के 5 है, न्यूजीलैंड के भी 5 है, ऑस्ट्रेलिया के 9 है, एंड ब्राजील हैज 4 टाइम जोन्स एंड दे हैव आस्क्ड मोर देन 4. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया एंड आंसर बिकम्स ओनली 4. बाय द वे सबसे ज्यादा टाइम जोन्स कौन से कंट्री के हैं? इट इज फ्रांस. फ्रांस हैज 12 टाइम जोन्स एंड आफ्टर दैट इट इज रशिया विथ 11 एंड यूएस आल्सो विथ 11 टाइम जोन्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. ये क्वेश्चन में लॉजिक ज्यादा था रादर देन जो क्वेश्चन पूछा है, एंड इट इज वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप आराम से देखते तो. इसमें इंटरनेशनल टाइम जोन की बात हो रही थी. Anadyar in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers apart from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. Yes, international time zone Siberia और Alaska के बीच में से जाता है, so that it is 2 different days over there. When it is Monday in Anadyar, it is Tuesday in Nome. नहीं, Nome में it would be Sunday, as it is 1 day lagging behind, and Siberia is ahead. So answer here will become A. Let us go to question number 98. Another very easy question from modern history. Self-respect movement किसने start किया था? Who was the founder of self-respect movement? It was E.V. Swami Naikar, जिनको पेरियार भी बोलते थे. There is nothing to discuss in this question. Let us see question number 99. तो इधर कंट्रीज पूछा है एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज रिच इन दैट कंट्री. बोत्सवाना डायमंड. अफ्रीकन कंट्रीज डायमंड्स के लिए फेमस ही है, लाइक साउथ अफ्रीका जहां सबसे बड़ी डायमंड की माइंस भी है, लाइक बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, सो दे आर क्वाइट फेमस फॉर डायमंड. चिली, वी ऑल नो लिथियम ट्रायंगल, दैट इज ABC. अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, दे आर फेमस फॉर लिथियम. एंड इंडोनेशिया का निकल. In fact, Indonesia is the largest producer of nickel in the world and very resource-rich region for nickel. So all the 3 statements are correct over here. Let us see the last question. Another interesting question from places in news. So यहाँ पे region पूछा है Mallorca, Normandy and Sardinia. So here all are incorrect. Mallorca is in Spain, and there are 3 other islands that we should know. That is Majorca, or also pronounced as Mallorca, and Minorca. तो 3 island है and it is in Spain. Then there is Normandy. जिन्होंने World War II के बारे में पढ़ा है या मूवीज देखी है, ये टर्म आपने सुना होगा, and it is in France. Normandy का war is famous for that. So Normandy is in France. And Sardinia, it is in Italy. There are 2 islands. One is Corsica and other is Sardinia. Corsica is in France. Corsica lies in France. And below that it is Sardinia, which lies in Italy. और यहाँ पे बीच में एक strait pass होता है, that is Straits of Beneficio. Strait of Beneficio pass होता है. So answer here is D, that is none. In this way, we have completed the discussion. Entire discussion on the paper of GS paper 1 of 2025 prelims. Hopefully आपका पेपर भी अच्छा गया होगा, and those who haven't attempted it, इस लॉजिक से अप्लाई करने का ट्राई करना. हाउ वी हैव अटेम्प्टेड, कौन सा एलिमिनेट होता था, कौन सा डायरेक्ट अटेम्प्टेबल था, मतलब इट वाज टुवर्ड्स डिफिकल्ट टू मॉडरेट पेपर. वी आर एक्सपेक्टिंग कट ऑफ अराउंड 80-85 के रेंज में. चलो, सो वी हैव कंक्लूडेड डिस्कशन एंड विल ब्रिंग द मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस. CSAT का भी डिस्कशन आएगा.
So keep tuning and keep watching EduChemy. Thank you.